का जवाब हाँ मुकेश जी हाँ हम हाँ, आपसे लेना सुन चाहेंगे। पा रहे, सुन पा रहे। हाँ 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 सुन हाँ, पा रहे, ठीक कही है, आप कही बोलिए। कही। आप शायद म्यूट कर दे रहे हैं युवराज जी अपने आप को। मैंने फिर आपसे अनम्यूट किया नीरज, आपको, हम कही। उनके पास जाएंगे। मुकेश एक जी से से यही सवाल मैं दोहराती नहीं, हूँ। आ गई उनकी, वो फिर से ऑनलाइन है। नहीं, युवराज जी बात जारी रखिए अपनी। नहीं आ रही है नीरज, आ गई। टीम कह रही है नहीं आ रही है। मुकेश जी आप जरा कमेंट कीजिए जो युवराज जी कहना चाह रहे थे। क्या था, एक बार रिपीट करिए सवाल। प्रमोद जी, मेरा सवाल ये है कि बीजेपी 2/3 जीत की तरफ बढ़ रही है। पिछली बार की तुलना 38 सीटें उसको ज्यादा हैं और महागठबंधन को 32 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। ऐसा लग रहा है उसने अपना कोर जो वोट था वो तो इंटैक्ट किया ही है, नए वोटर भी जुड़े हैं। तो क्या फैक्टर दिख रहा है आपको इस लैंडस्लाइड विक्ट्री के लिए? क्या महिला ही सबसे बड़ी जाति बनी और अक्रॉस पार्टी लाइन उन्होंने एनडीए को वोट किया है? क्या कुछ ऐड हुआ है? एलजेपी भी साथ है, ये दोबारा चिराग पासवान, वो भी हम जानते हैं। एनडीए का कंसोलिडेशन है वोट का, और लोजपा जो उस समय डिस्ट्रक्टिव फोर्स के रूप में 2020 में काम कर रही थी, 2024 से वो कंस्ट्रक्टिव जो पांच पांडव वाली का जो हाँ। फॉर्मूला एनडीए कह रहा है, वो पूरी तरह से, अगर 43 सीटों पे, अगर 30 या 34 सीटों पे डायरेक्ट जदयू को हराने में भूमिका लोजपा चिराग की थी, आज अगर 70+ हो रहा है तो पूरा का पूरा बदल जाएगा। और निश्चित रूप से, और ये एकजुटता के कारण ही ऐसा हुआ है, और पूरे कोहेसिव ढंग से। और मोदी और नीतीश चाहे जो नैरेटिव रहे, लेकिन बिहार में एक बड़े लेकिन भाई की प्रमोद जी, भूमिका में इसका नीतीश इसका कुमार। सीधा असर राहुल के राजनीतिक करियर पे भी पड़ने वाला है, क्योंकि हमने ये शुरुआती वक्त में बात तो की कि राहुल गांधी के आने से या वोट अधिकार यात्रा की वजह से माहौल तो बना, लेकिन बीच में लड़खड़ा गए राहुल गांधी और फिर से वही इमेज बन गई कि पार्ट टाइम राजनीति करते हैं। तो ये आने वाले 2 चुनाव में, यानी पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में भी इसका असर देखने को मिल सकता है, जहां जो सहयोगी पार्टियां हैं वो कांग्रेस पार्टी को दरकिनार करेगी। हाँ, निश्चित रूप से आप सोचिए, बिहार को इन्होंने इतना फोकस किया था कि अति पिछड़ा को लेके पटना में, और सीडब्ल्यूसी की पहली बैठक आजादी के बाद बिहार में और पटना में हुआ। आपने मोमेंटम तो काफी क्रिएट किया, लेकिन पता नहीं, जब लास्ट में टिकट बंटवारा, आपसी कोऑर्डिनेशन दिखना चाहिए और जनता में भी दिखना चाहिए, तो आप गायब रहे, सीन से ही गायब रहे। तो बीजेपी एंड जदयू की जो पूरी जो स्ट्रॉन्ग मशीनरी है, उसने उनको तो डिस्क्रेडिट किया। उसके लिए जिम्मेवार वो खुद हैं। बिल्कुल। और इस बीच रविंद्र शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि एचईएम के स्पोक्स पर्सन है। रविंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। रविंद्र जी, आवाज मिल रही है आपको? अगर मेरा हो गया तो मैं चाहूंगा कि ट्वीट करूं, या ठीक है प्रमोद जी, अगर आपको सर अगर कुछ देर और रुक सकते हैं तो बेहतर होगा। अच्छा ठीक है, मैं 10 मिनट और रविंद्र जी अनम्यूट कर लीजिए खुद को। ठीक है, आप 10 मिनट रहिए। युवराज जी के पास चलते हैं। युवराज जी दिख रहे हैं मुझे, उनका माइक भी अनम्यूट है। युवराज जी, आवाज आ रही है आपको? जी। युवराज जी, शुरुआती टिप्पणी आपकी इन रुझानों पर चाहूंगा। अब तो 10:30 बज गए हैं, चीजें काफी हद तक सेटल हो गई हैं। आपको लग रहा है कि यही अंतिम नतीजे हो सकते हैं या इसमें कुछ बदलाव हो सकता है? जी, ये बड़े आश्चर्य की बात है काफी लोगों के लिए, लेकिन मैं अभी डेटा लेके बैठा हूं सर। कल के दिन एक राष्ट्रीय चैनल पे मैंने ये डेटा दिया था, तो कुछ लोगों ने, तथाकथित एक्सपर्टों ने, मुझे फला फला पार्टी का समर्थक कहा या फला फला पार्टी के पेरोल पे कहा। देखिए, मैं जेनजी की भाषा में आपको बताता हूँ। यदि आप गुजरात का गरबा जानते हैं या कोई भी बॉलीवुड का डांस या कोई भी डांस फॉर्म करते हैं, तो शुरुआत जब डांस की होती है तब हम शुरू करते हैं और फिर हम उस डांस में, उस कृत्य में, उस आर्ट में रम जाते हैं और फ्लो में होती है चीजें। ये इलेक्शन वैसा ही था। नीतीश और नरेंद्र, बहुत क्लैरिटी थी। जो कहते हैं बॉलीवुड की भाषा में, जो जेनजी समझेंगे, 2 जिस्म एक जान। भाई, बिहार में पटना में नीतीश, तो भारत में दिल्ली में नरेंद्र। कोई डिस्प्यूट नहीं, कोई इंटरनल फाइट नहीं,
कहीं कोई मतलब 1 रुपए का कोई नहीं, ये संदेह तो आप नहीं, नहीं कह शंका सकते नहीं। कि इंटरनल फाइट नहीं है। बीजेपी ने कभी खुलकर नहीं कहा कि चुनाव परिणाम के बाद हम सीएम नीतीश कुमार को ही बना देंगे, और अभी देखिए कि नीतीश कुमार बाजीगर बनकर निकले हैं। मतलब जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी, जो जेडीयू 2020 में बीजेपी की तुलना में बहुत पीछे रह गई थी, और यहां तक कि अंदर खाने की खबर है कि नीतीश कुमार ने तब कहना भी शुरू कर दिया था कि मैं सीएम नहीं बनूंगा, लेकिन सीएम उन्हीं को रख के सामने रखकर चुनाव लड़ा गया था। तो 2025 आते आते बहुत बड़ा फर्क है, जहां बीजेपी भी दबी जुबान में ये मानने लगी थी कि ये तो उनका आखिरी चुनाव है, नीतीश कुमार ने कुछ और कह दिया। रीमा जी, एक बात ये भी होती है कि राजनीति में कोई चीज बहुत स्थायी नहीं होती। भाई नीतीश कुमार ने कहा था कि मैं सीएम नहीं बनूंगा, आखिरी चुनाव लड़ रहा हूँ। लेकिन नीतीश जी बिहार ने के लिए अपने स्थायी बेटे, नीतीश कुमार है, ये इस चुनाव से भी साबित हो गया। रीमा जी बात ये नहीं होती, आप समझे, डायनामिक्स बहुत बदलते हैं। हाँ नीतीश हाँ, जी ने एक मोमेंट पे अपने पुत्र निशांत की भी एंट्री कराई थी बिहार में, जबकि किसकी एंट्री? दर्शकों को मालूम होगा अपने बेटे की। निशांत कुमार निशांत, उनके निशांत। पुत्र चुनाव के पहले 2 बार वो दिखे थे। और निशांत नहीं, कुमार का वो व्यवसाय, उनका पार्टी काम, नहीं उनकी ज्वाइन नौकरी कर रहे सिंगापुर थे, में वो है। गाहे बगाहे अपने पिता के साथ दिख जाते हैं या किसी कार्यक्रम में दिख जाते हैं। ये तो उसी वक्त तय हो गया था कि अगर नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत को राजनीति में लेकर आ जाते हैं तो फिर लालू यादव और उनमें बहुत बड़ा फर्क नहीं रह जाएगा, क्योंकि परिवारवाद के हमेशा खिलाफ में नीतीश कुमार रहे हैं। जी तो देखिए रीमा जी, थोड़ा एको हो रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि मुझे 2 मिनट आप फ्लो में हाँ बोलने बिल्कुल, दीजिए। ठीक है ठीक है। आप इंटरजेक्शन बाद में कर सकते हैं। तो देखिए नीतीश कुमार ने क्या कहा क्या नहीं वो पहले की बात हो गई। जब चुनाव के लिए भाजपा और लोजपा और जेडीयू जदयू बैठे टेबल पे, तब ये देखा गया कि 2005 में नीतीश बाबू ने जब राज्य को अपने हाथ में लिया था तो क्या मुद्दे थे। जैसे आपने बहुत बखूबी कहा, लालू यादव का परिवारवाद था, एक गुंडाई दबंगई थी, और गुंडाई आज भी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बिहार सबसे बढ़िया राज्य बन चुका है, लेकिन ऑर्गेनाइज क्राइम, सिंडिकेट क्राइम आज नहीं है। आज किसी बाहुबली की इतनी ताकत नहीं है कि अपने घर से बैठ के एमएलए को चलाए, सरकार को चलाए। और एक जो नेपोटिज्म, परिवारवाद, करप्शन, गुंडाई, लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी, इन नहीं मुद्दों देखिए, पे काम कुछ किया। कुछ जगहों पे तो मैं भले नीतीश कुमार की तारीफ करूं, लेकिन साथ साथ मैं ये जरूर कहूंगी, मुकेश जी मेरे साथ है तो वो बेहतर तरीके से बताएंगे, नीतीश कुमार ने बहुत जगहों पे कॉम्प्रोमाइज भी किया है, जिसमें आनंद सिंह है, उनको फिर से जिंदा कर देना, 2005 का वो पहला कार्यकाल जहां बाहुबलियों को चुन चुन कर सलाखों जी के पीछे भेजा गया। लेकिन आनंद मोहन जैसे लोगों के लिए, जो एक डीएम के हत्या में शामिल रहे, उनके लिए रूल चेंज करवाया गया, जेल मैनुअल में चेंजेस करवा के उनको जेल से बाहर निकाला गया, और उनको भी राजनीति में उस तरीके से शह दी गई। मुकेश जी, मुझे आपसे ये समझना है कि इस चुनाव में, हर चुनाव में ये कहा जाता था कि नीतीश कुमार के अलावा विकल्प नहीं है किसी के पास, इसलिए नीतीश कुमार चुने जाते हैं। इस बार तो प्रशांत किशोर थे, लेकिन फिर भी बिहार ने अगर नीतीश कुमार को सबसे बड़ी पार्टी यानी जेडीयू को सबसे बड़ी पार्टी बनाया है, तो ये सबक सबके लिए अभी फिलहाल। क्या मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं, ये मुकेश जी से सवाल था। ठीक। देखिए, ये नीतीश कुमार का जो यूएसपी है, हाँ चाहे आप लाख उनपे 2-3 आपने कहा ना, अनंत सिंह से उनकी हाँ हाँ, आनंद मोहन। नजदीकी, आनंद मोहन को जेल से बाहर निकालने को लेके, वो पॉलिटिकल कुछ चीजें, ऐसा कोई नहीं है राजनीति में जो पूरी तरह से परफेक्ट है। बिल्कुल। लेकिन कंपैरेटिव बात करेंगे तो नीतीश कुमार के पॉजिटिविटी में क्या है? सबसे पहला कि वो उनपे व्यक्तिगत किसी तरह का भ्रष्टाचार का आरोप आज तक के पूरे राजनीतिक कैरियर में नहीं है। कोई परिवारवाद नहीं है। आज तक कोई आदमी, किसी परिवार, दूर दूर के रिश्तेदार भी उनके राजनीति में नहीं है, और न इस तरह का कोई संरक्षण देते हैं। कोई संगठित अपराध की बात जो हमारे युवराज जी कह रहे थे, इस तरह का कोई किसी का वर्चस्व नहीं है। ठीक है, 1-2 लोग हैं क्षेत्र में, सारण में जब थे तो प्रभुनाथ सिंह बाहुबली छवि के थे, वो जदयू में लंबे समय तक रहे। कई लोग हैं जो बाहुबली छवि वाले हैं, लेकिन नीतीश कुमार की जो अपनी यूएसपी है, व्यक्ति जो, वो अनमैच्ड है, वो किसी नेता में, किसी बिहार में दागदार नहीं। नहीं हुई। लेकिन एक चीज प्रमोद जी, मैं ये समझना चाहूंगा कि जो इंटर रिलेशन है बीजेपी का और नीतीश कुमार का, ये हमने लगातार देखा कि 4 बार उन्होंने पासे पलटे हैं 2013 से लेकर 2022 तक। क्या जनता इस बात से कभी ऑफेंड नहीं हुई बिहार की कि यार आप जब आरजेडी के साथ चुनाव लड़े थे तो हमने तो उस गठबंधन को दिया था, आपने फिर पार्टी बदल ली, हमने आपको जब बीजेपी के साथ दिया था तो आप आरजेडी के साथ चले गए,
2022 के बाद आप क्या बताएंगे कि बीजेपी और नीतीश कुमार के रिश्ते क्या वाकई बदले हैं? अब नीतीश ने तय कर लिए, क्योंकि 2 बार वो आरजेडी के साथ रह चुके, अपना तजुर्बा भी उन्होंने देखा है। क्या 2022 के बाद रिश्ते बदले हैं इनके? क्योंकि पांव भी छुए उन्होंने मोदी जी के, हमने देखा एक बार। देखिए, नीतीश कुमार निश्चित रूप से बिहार में अपनी शर्तों पे ही राजनीति करते हैं। आप सोचिए, जिस समय 2013 में उभर रहे थे पूरे देश के क्षितिज पे नरेंद्र मोदी, उस समय तो नीतीश ने कन्फ्रंट किया। हो सकता है बाद 2000 में सबसे बड़ा उदाहरण है कि मोदी को लेकर क्या स्टैंड लिया था नीतीश कुमार ने। लेकिन इस बीच मेरे साथ जेडीयू स्पोक पर्सन सत्य प्रकाश जी जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश मिश्रा, एक ही लाइन में बस एक जवाब चाहिए, जीत का हीरो कौन है? आवाज मुझे आपकी प्रश्न पहुंच नहीं पाया। सत्या जी, मैं आपसे बस ये पूछ रही हूँ कि इस जीत का हीरो कौन है? मुझे हीरो का नाम चाहिए। देखिए, बिहार की जनता ने जीत का हीरो तय कर दिया है, सबको पता है। मतलब जीत का नीतीश हीरो कुमार या कौन है। कोई आपका सहयोगी? नीतीश जी के नेतृत्व में ये चुनाव हुआ हाँ। था। घोषणा थी कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, तो जिनके नेतृत्व में चुनाव होता है, जीत का असली हीरो वही होता है। रही मतलब बात, नीतीश देखिए, कुमार नीतीश और जीत के नरेंद्र हीरो। मोदी जी तो की अब तो इफ एंड बट नहीं है ना कि नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे। जो बीजेपी और खासकर आपके ही पार्टी के चेहरे ललन सिंह को 1.5 मिनट लग गया था बताने में कि नीतीश कुमार सीएम बनेंगे नहीं बनेंगे, अब तो आप कहेंगे ना कि नीतीश ही सीएम है। नहीं, ये ललन सिंह जी वाली बात आप थोड़ी मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। पार्टी में किसी को कंफ्यूजन नहीं था, ना एनडीए के किसी घटक दल को कंफ्यूजन था। नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा था और सबने कहा कि नीतीश जी ही सीएम होंगे, कोई वैकेंसी खाली नहीं है। चाहे वो चिराग जी हो, चाहे वो मांझी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, अमित शाह जी ने तो चुनाव के मैदान में कहा। वो प्रश्न अब खत्म हो जाता है। नीतीश जी के नेतृत्व को आपने देखा कि उनका एक जनता के बीच जो अटूट भरोसा है, और वो जो राजद ने छालावा बांटा था, तो जनता ने छालावा को अस्वीकार कर दिया और नीतीश जी की स्वीकृति वहां बढ़ी है। अभी ट्रेंड जो आ रहा है उसमें जेडीयू आगे है, करीब करीब बीजेपी और जेडीयू एक साथ कदम बढ़ाकर आगे चल रही है। थोड़ी देर और, आधे घंटे का सफर है, आधे घंटे के बाद चीजें और स्पष्ट होगी। देखिए, बिहार को जो 20 सालों में नीतीश कुमार ने बदला है, उस बिहार को जो लोग जानते रहे होंगे 2005 से पहले, वो समझते हैं कि बिहार कहाँ टूटा फूटा उखड़ा बिखरा पड़ा हुआ था, जिसकी कमर तोड़ दी गई थी, जिसके हाथ पैर कुछ नहीं बचे थे। एक उजड़ा बिहार नीतीश कुमार को मिला था। उसको बनाना एक चुनौतीपूर्ण काम था, जहां जाति नरसंहार हर गांव हर शहर हर गली हो रहा था। उसको बाहर निकालना बहुत अचरज भरा काम किया है नीतीश कुमार जी ने। इस मॉडल लेकिन को सत्यप्रकाश समझने जी, के लिए लोगों बिल्कुल को मैं आपको शोध यहाँ करना रोकना था। चाहूंगा, लेकिन क्या ये भी फैक्ट नहीं है कि अगर जो हम चर्चा में कई बार बात कर चुके हैं कि चुनाव जीतना, फ्रीबीज देना, या यूं कहें कि वेलफेयर स्टेट होना एक अलग चीज है, लेकिन विकास के पैमानों पर तो अभी भी बिहार बॉटम 2 या 3 स्टेट में ही है हर पैमाने पर। तो मतलब आप फंड अपना जरूर खर्च कर रहे हैं वोट के लिए या सोशल अपने स्कीम्स चलाने के लिए, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो पिछले साल सिर्फ $15 मिलियन इन्वेस्टमेंट आई है बिहार जैसे राज्य में। क्या होता है जो सोशल आप डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करूं तो उसमें बिहार अभी भी देश के 32वें 33वें स्थान पर है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बिहार देश के सबसे दूसरे या निचले तीसरे स्थान पर है। तो इस पर तो कुछ एड्रेस नहीं होना। चुनाव जीतना, आपको चुनाव जीतने को क्या बहुत अच्छी राजनीति मानते हैं अगर राज्य आगे नहीं बढ़ रहा है तो? ये मैं आपको दूसरी तरफ ले चलता हूँ। जब बिहार विकास दर के आंकड़े में पहली बार 2005-10 में देश में पहले स्थान पर आया, दूसरे बार दूसरे स्थान पे रहा, तीसरे स्थान पे रहा, और अभी 14.5% के विकास दर के साथ देश में चौथे स्थान पर है। तो जिस बिहार को इतने ऊंचाई विकास दर पर अगर नीतीश कुमार ले जा रहे हैं, और आप जितने इंडेक्स बता रहे हैं, उसकी एक अलग परिस्थिति है। उन परिस्थितियों का निर्माण बिहार में 2005 से पहले था। अचानक आप कहेंगे कि बिहार को इन चीजों में ऊपर कर देंगे, तो ये थोड़ा सा अचरज लगेगा। लेकिन न्याय के साथ विकास दर में बिहार अत्यधिक आगे है। जहां दलितों के घर में घर नहीं था, शौचालय नहीं था, जीवन नहीं था, शिक्षा नहीं था लड़कियों के बीच, उस बिहार को आगे निकाले या आपके इंडेक्स पे आगे निकाले, दोनों में अंतर है। और बिहार सामाजिक न्याय के साथ विकास के सिद्धांत पर चला तो हर वर्ग का विकास हुआ है। देश का पहला राज्य बना ना जहां हर घर के हर गांव के हर घर में बिजली। देश का पहला राज्य बना ना जहां महिलाएं 29% पुलिस में। देश का पहला राज्य ऐसा बना जहां हर गांव में सड़क। और देश का पहला ऐसा राज्य बना
जहां की लड़कियों में शिक्षा आने से प्रजनन दर में सत्य कमी हुई। प्रकाश जी, क्या उन इस चीजों को चुनाव आपको में देखना सारा क्रेडिट वोटर के तौर पर हम सिर्फ महिला वोटर को दें कि अगर महिला वोटर एकजुट एकमुश्त वोट नहीं दी होती तो शायद ये जीत आप लोग हासिल नहीं करते? एक बड़ा प्रश्न है, ये नहीं दी होती। आपको एक बात बताऊं, 33% महिलाएं मात्र साक्षरता दर में थी जब नीतीश जी 2005 में मुख्यमंत्री बने। नहीं, इस बात से उनकी तो मैं साक्षरता बिल्कुल इनकार नहीं करूंगी कि साक्षरता नीतीश दर कुमार में ने महिलाओं के लिए काम 40% नहीं किया है। मैं अभी जब तक आप नहीं तो जुड़े थे, काम मैं करेगा याद दिला रही थी कि जो 2005 से नहीं, लेकर जो मतलब एक काम बच्ची करेगा किसी के घर उसी में को जन्म ले मतदान तब से मिलेगा। जब वो बड़ी होती है रोजगार करने के लायक, तब तक उसको बेहतर बनाने के हर कदम सरकार उठाती है। लेकिन 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार ने वो कदम उठाए जो वो कभी नहीं उठाते थे। मतलब अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं को सवालों के घेरे में लेते थे कि फ्रीबीज नहीं होना चाहिए, लेकिन बिहार में इस बार 10,000 रुपए बांटे गए। ये भी एक सच्चाई है। अच्छा, मैं आपको थोड़ी जानकारी देता हूँ। हाँ, जब पहली बार जीविका दीदी बनी थी तो वर्ल्ड बैंक से पैसा लेकर के आए थे, उन पैसे को बांटा। 15,000 कर्ज देते थे, 75,000 देते थे और 2 लाख देते थे। और मुख्यमंत्री उद्यमी महिला योजना में 10 लाख देते थे ऋण और 5 लाख सब्सिडी देते थे। अगर उसमें जरूरत पड़ा कि 10,000 अभी देते हैं और 2 लाख बाद में देंगे, ये उससे आप बेहतर विकास तरीके बढ़ेगा। से मैं मान रहे रोकना हैं चाहूंगा, कि देखिए, आचार मैं रोकना संहिता चाहूंगा। लागू होने से ठीक एक अब हफ्ते आप बोल पहले रहे हो। और आचार संहिता लागू होने के ठीक एक हफ्ते मुझे बाद मैं उस अगर बात- 10,000 अगर आप- बांटे जा रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट होगा चुनाव में। जीविका दीदी बनाया था तो उनको सबल बनाने के लिए और स्कीम्स के अंतर्गत पैसे दिए। ऐसा नहीं किया कि जैसे कांग्रेस कह रही थी लोकसभा चुनाव के पहले खटाखट 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 बांट देंगे। इस तरह डमरू नहीं बजाया। नहीं, जीविका दीदी कहा थी, तो तेजस्वी 32 लाख यादव ने भी है। लखपतिया, रुक जाइए कहा प्लीज। राहुल गांधी ने भी मेरा था, पॉइंट कंप्लीट लेकिन होने दीजिए, आपके मेरा पास आपसे ये आग्रह है। ऑप्शन था कि आप चुनावों के दौरान ही 10,000 दे दें। मेरा पॉइंट कंप्लीट होने देंगे अगर जी। आप, तो मैं चुनाव वाला जिक्र करना चाहता हूं। ठीक है, कीजिए। आपसे ये कहूंगा कि 2024 में लोकसभा चुनाव था, फिर उस समय करते तो कहते लोकसभा चुनाव है। चुनाव का इससे कोई लेना देना नहीं है। 2005 में जीते, 2006 में जीविका दीदी कार्यक्रम लाया, 2006 में लड़कियों को साइकिल और स्कूल दे करके, साइकिल और पोशाक दे करके स्कूल भेजा। शराबबंदी चुनाव के बाद किया। चुनाव से संबंध इसका बिल्कुल नहीं है। चुनाव एक प्रक्रिया लोकतंत्र में आता है। और अगर हमने चुनाव, आपका नहीं, एक आरोप है या अगर किसी का भी नीतीश कि कुमार चुनाव, ने सिर्फ कमिटमेंट किया होता कि चुनाव के बाद 10,000 मैं दे दूंगा तो शायद अलग तरीके से सवाल उठाए फिर जाते, आप ये लेकिन भी कहते हैं 10,000 कि ठीक डाले है, गए वो राहुल अकाउंट गांधी में। की- अब मैं ग्राउंड की रियलिटी आपको बताती हूँ कि मैं जिन जिन बिहार के हिस्सों में गई, चाहे वो जो भी जोन हो, मिथिलांचल हो, मैडम, सीमांचल मैं हो, आपसे, आपको मेरा एक मैं आपसे बस